कल्पना कीजिए आज से कोई 1500 साल पहले एक 23 साल का नौजवान एक ऐसी किताब लिखता है जो आने वाली सदियों के लिए गणित और विज्ञान की दिशा ही बदल देती है। बिल्कुल। आज हम प्राचीन भारत के उसी महान विचारक आर्यभट्ट के जीवन और उनके काम की गहराई में उतरने वाले हैं। बिल्कुल। आज की ये पड़ताल गुरुदेव आश्रम से मिले दस्तावेजों पर आधारित है जो आर्यभट्ट की कहानी बताते हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि उन्होंने क्या क्या खोजा, बल्कि ये समझना है कि उस जमाने में कैसे एक इंसान ने सिर्फ गणित और तर्क के दम पर ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने की हिम्मत की। बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात यही है, आर्यभट्ट भारत के उन शुरुआती वैज्ञानिकों में से थे जिन्होंने अपनी खोजों का आधार मतलब देवीय प्रेरणा को नहीं बल्कि ठोस अवलोकन और गणना को बनाया। अच्छा। उन्होंने मान्यताओं को चुनौती नहीं दी बल्कि उनके भीतर छिपे विज्ञान को उजागर किया। ये उस जमाने के हिसाब से एक रेवोल्यूशनरी सोच थी, है ना? चलिए तो फिर सीधे उसी दौर में चलते हैं। हम बात कर रहे हैं गुप्त वंश के समय की, लगभग 476 से 550 ईस्वी के बीच। जी। दस्तावेज बताते हैं कि आर्यभट्ट का संबंध कुसुमपुर से था, जिसे आज हम पटना के नाम से जानते हैं। उस समय ये ज्ञान का एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। हाँ, और ये भी माना जाता है कि वो वहाँ किसी बड़े शिक्षण संस्थान जिसे कुल्प स्कूल कहा गया है उसके प्रमुख हो सकते थे। कुल्प स्कूल? जी। और कुछ जानकारों का मानना है कि इसका संबंध शायद विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय से भी था, जहां एक बहुत उन्नत खगोलीय वेधशाला भी मौजूद थी। अच्छा। तो ये बैकग्राउंड समझना जरूरी है क्योंकि इससे पता चलता है कि उन्हें सीखने और सिखाने का एक बेहतरीन माहौल मिला था। मतलब वो एक ऐसे इकोसिस्टम का हिस्सा थे जहां ज्ञान और नई सोच को बढ़ावा दिया जाता था। सही कहा। और शायद इसी माहौल ने उन्हें वो लिखने के लिए प्रेरित किया जो आज तक प्रासंगिक है। बिल्कुल। उनका एकमात्र ग्रंथ जो आज हमारे पास है वो है आर्यभट्टीय। आर्यभट्टीय संस्कृत में लिखे सिर्फ 108 श्लोकों का एक संग्रह है जिसे उन्होंने 499 ईस्वी में महज 23 साल की उम्र में पूरा किया था। 23 साल? जरा सोचिए, हम और आप 23 साल की उम्र में क्या कर रहे थे वहाँ। और यहाँ एक व्यक्ति ब्रह्मांड के नियम लिख रहा था। ये तो सच में हैरान करने वाली बात है। और उस किताब का स्ट्रक्चर भी उतना ही शानदार है। ये 4 हिस्सों में बटा है। पहला है गीतिका पाद, जिसमें समय की बड़ी बड़ी इकाइयों जैसे कल्प और युग और ब्रह्मांड के मॉडल की बात है। ठीक है। दूसरा है गणित पाद, जिसमें अंक गणित से लेकर बीज गणित तक शामिल है। तीसरा है काल क्रिया पाद, जो समय की छोटी इकाइयों और ग्रहों की चाल की गणना से जुड़ा है। और चौथा है गोलपाद, जिसमें खगोल विज्ञान, पृथ्वी के आकार और ग्रहणों की व्याख्या है। एक मिनट, उन्होंने एक ही किताब में 4 अलग-अलग विषय क्यों डाले? क्या उस समय गणित, समय की गणना और ब्रह्मांड विज्ञान को अलग-अलग नहीं देखा जाता था? बहुत अच्छा सवाल है। क्या ये सब एक ही विषय का हिस्सा माने जाते थे? देखिए, उस दौर में ज्ञान को इस तरह अलग-अलग खानों में नहीं बांटा जाता था। उनके लिए गणित सिर्फ एक विषय नहीं, बल्कि एक औजार था, एक भाषा थी। जिससे ब्रह्मांड को समझा जा सके? बिल्कुल, जिससे ब्रह्मांड को समझा जा सकता था। समय की गणना, ग्रहों की स्थिति, ये सब गणित के बिना अधूरे थे। इसलिए आर्यभट्टीय किताब नहीं, बल्कि ब्रह्मांड को समझने का एक पूरा सिस्टम है। ठीक है, तो चलिए उनके इस सिस्टम के सबसे शक्तिशाली औजार यानी गणित से जुड़े योगदानों को खोल कर देखते हैं। जरूर। शुरुआत करते हैं पाई से। पाई यानी पाई। आर्यभट्ट ने पाई का मान लगभग 3.1416 निकाला था, जो आज के मान के बेहद करीब है। और यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। उन्होंने सिर्फ मान ही नहीं बताया, बल्कि ये भी संकेत दिया कि पाई एक अपरिमेय संख्या, मतलब एक इर्रेशनल नंबर हो सकती है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, यानी एक ऐसी संख्या जिसे पूरी तरह भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अपने समय से सदियों आगे की सोच थी ये। और शून्य के बारे में क्या? अक्सर उनका नाम शून्य के साथ जोड़ा जाता है। हाँ, लेकिन यहाँ एक बारीक बात समझनी होगी। शून्य के साथ गणना करने के नियम, जैसे किसी संख्या को शून्य से गुणा करने पर शून्य आएगा, ये बाद में ब्रह्मगुप्त ने दिए। आर्यभट्ट का योगदान था दशमलव प्रणाली में शून्य को एक प्लेस होल्डर के रूप में इस्तेमाल करना। प्लेस होल्डर यानी 1 और 10 और 100 में जो फर्क है उसे शून्य के जरिए दिखाना। ये उस स्थानीय मान प्रणाली, प्लेस वैल्यू सिस्टम की नींव थी, जिसके बिना आज का गणित असंभव है। तो उन्होंने सिर्फ समस्याएं नहीं देखी, बल्कि उन्हें हल करने के लिए नए नए गणितीय औजार भी बना रहे थे।
बिल्कुल। जैसे कि त्रिकोणमिति में उनका काम। हाँ, उन्होंने ही जा की अवधारणा विकसित की जो आज के साइन फंक्शन का आधार है। जा। जे जा। और इस शब्द की अपनी कहानी भी बहुत दिलचस्प है। जब आर्यभट्टी का अरबी में अनुवाद हुआ तो संस्कृत का जा शब्द उच्चारण में जीबा बन गया। जीबा। हाँ, अरबी में स्वरों को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता, तो इसे जब लिखा गया। बाद में जब इसका लैटिन में अनुवाद हुआ तो अनुवादकों ने जब को जाइब समझ लिया, जिसका अरबी में मतलब होता है खाड़ी या वक्र। अच्छा। और खाड़ी के लिए लैटिन शब्द होता है साइनस। वहीं से अंग्रेजी शब्द साइन आया। हाँ। एक मिनट रुकिए, तो मतलब हम स्कूल में जो साइन कोसाइन रटते आए हैं, उस साइन शब्द का जन्म भारत में हुआ था। हाँ बिल्कुल। ये तो शायद 99% लोगों को नहीं पता होगा कि गणित की एक पूरी ब्रांच का नाम संस्कृत से निकलकर एक अनुवाद की गलती से होते हुए पूरी दुनिया में फैला है। ठीक यही, ये लॉस्ट इन ट्रांसलेशन का शायद सबसे बेहतरीन उदाहरण है। वाह। इसके अलावा उन्होंने बीजगणित में कुट्टक नाम की एक विधि भी दी, जो अनिश्चित समीकरणों को हल करने का एक बहुत शक्तिशाली एल्गोरिदम था। तो ये सारे गणितीय आविष्कार अपने आप में शानदार है, लेकिन जाहिर है आर्यभट्ट ये सब सिर्फ गणित के लिए नहीं कर रहे थे। नहीं, वो इन शक्तिशाली औजारों का इस्तेमाल आसमान के सबसे बड़े रहस्यों को सुलझाने के लिए कर रहे थे, है ना? आप बिल्कुल सही जगह पहुंची हैं। उनका सबसे क्रांतिकारी विचार खगोल विज्ञान में ही आया। उन्होंने कहा कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, बल्कि अपनी धुरी पर घूमती है, और इसी वजह से हमें तारे पश्चिम की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं। उन्होंने इसे समझाया कैसे? क्योंकि ये तो हमारे रोज के अनुभव के बिल्कुल खिलाफ जाता है। हमें तो सब कुछ स्थिर लगता है। उन्होंने एक बहुत खूबसूरत उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, जैसे नाव में बैठे व्यक्ति को किनारे की स्थिर चीजें जैसे पेड़ पौधे उल्टी दिशा में जाती हुई दिखती हैं, अच्छा। वैसे ही पृथ्वी पर हम स्थिर मनुष्यों को तारे चलते हुए महसूस होते हैं। लेकिन एक सवाल मन में आता है, अगर पृथ्वी इतनी तेजी से घूम रही है तो हमें महसूस क्यों नहीं होता? क्या उस समय के लोगों ने उनसे ये सवाल नहीं पूछा होगा? जरूर पूछा होगा, और ये विचार इतना क्रांतिकारी था कि बाद के कई खगोलविदों जैसे वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त ने इसकी आलोचना भी की। अच्छा। ये सिर्फ एक साहसी कदम नहीं था, ये उस समय की पूरी सोच पर एक तरह का हमला था। कल्पना कीजिए, हर कोई देख रहा है कि सूरज पूरब से उगता है और पश्चिम में डूबता है। हाँ, ये तो साफ दिखता है। और ये सबूत है कि सूरज चल रहा है। और ऐसे में एक व्यक्ति आकर कहता है, नहीं, आप सब गलत हैं, सूरज नहीं, हम सब घूम रहे हैं। ये तो गैलीलियो से 1000 साल पहले की बात है। बिल्कुल। इस विचार को सामने रखने के लिए असाधारण आत्मविश्वास और वैज्ञानिक दृष्टि चाहिए थी। और उनके गणना के तरीकों से यह भी पता चलता है कि शायद वो सूर्य केंद्रित मतलब हेलियोसेंट्रिक मॉडल को समझते थे, भले ही उन्होंने इसे खुलकर ना कहा हो। बिल्कुल। और उनका सबसे बड़ा योगदान था पौराणिक कथाओं के पीछे छिपे विज्ञान को उजागर करना, खासकर ग्रहणों के मामले में। हाँ, राहु केतु की कहानी। आज भी कई लोग यही मानते हैं कि ग्रहण के समय कोई राक्षस सूर्य या चंद्रमा को निगल लेता है। उस समय भी यही मान्यता थी, लेकिन स्रोत बताते हैं कि आर्यभट्ट ने भागवत पुराण जैसी कथाओं का अध्ययन किया और एक अलग ही निष्कर्ष पर पहुंचे। क्या? उन्होंने कहा कि ये कहानी असल में एक वैज्ञानिक तथ्य को अलंकारिक रूप में बता रही है। उन्होंने राहु और केतु को राक्षस नहीं माना। तो फिर वो क्या थे? उन्होंने खोजा कि राहु और केतु असल में चंद्रमा की कक्षा के उत्तरी और दक्षिणी बिंदु हैं, लूनर नोड्स। लूनर नोड्स? हाँ, ये वो दो अदृश्य बिंदु हैं जहां पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का रास्ता सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के रास्ते को काटता है। ये कोई ग्रह नहीं बल्कि एक गणितीय बिंदु हैं जिन्हें छाया ग्रह कहा गया। अच्छा। भावना बनती है। वाह, यानी जो कहानी एक पौराणिक कथा लगती थी, आर्यभट्ट ने उसके पीछे का खगोलीय कोड क्रैक कर दिया। बिल्कुल। उन्होंने कथा का खंडन नहीं किया, बल्कि उसे डिकोड किया। ठीक यही। उन्होंने उस ज्ञान को डिकोड किया और फिर आम लोगों को समझाने के लिए एक सरल वैज्ञानिक स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने बताया कि सूर्य और चंद्र ग्रहण किसी राक्षस के कारण नहीं, बल्कि पृथ्वी और चंद्रमा की परछाई के खेल के कारण होते हैं। मतलब जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण? हाँ, और जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है तो सूर्य ग्रहण होता है। ये एक बहुत बड़ी वैचारिक छलांग थी। और इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया कि चंद्रमा और दूसरे ग्रहों की अपनी कोई रोशनी नहीं है, वे सब सूर्य की रोशनी से ही चमकते हैं। हाँ, और उन्होंने साल की लंबाई की भी बहुत सटीक गणना की, जो आज के मान से कुछ ही मिनट अलग है। तो सवाल ये उठता है कि उनका ये अद्भुत ज्ञान
क्या सिर्फ भारत तक ही सीमित रह गया? बिल्कुल नहीं। उनकी विरासत ने पूरी दुनिया का सफर तय किया। 820 ईस्वी के आसपास उनकी रचना आर्यभट्टीय का अरबी में अनुवाद हुआ। अच्छा। इसने अल ख्वारिज़मी जैसे महान अरब गणितज्ञों को बहुत प्रभावित किया, जिनके नाम से ही एल्गोरिदम शब्द निकला है। और फिर ये ज्ञान अरब से यूरोप पहुंचा होगा, है ना? हाँ, बाद में यही ज्ञान स्पेन के रास्ते यूरोप तक पहुंचा और वहां के मध्ययुगीन खगोल विज्ञान के विकास में इसने एक अहम भूमिका निभाई। तो हम कह सकते हैं कि आर्यभट्ट के विचार वैश्विक वैज्ञानिक चिंतन का एक अहम हिस्सा बने। और शायद इसी वैश्विक विरासत का सम्मान करने के लिए भारत ने 1975 में अपने पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा। एक महान विचारक को एक सच्ची श्रद्धांजलि। ये दिखाता है कि उनका काम आज भी कितना प्रासंगिक है और हमें लगातार प्रेरित करता है। बिल्कुल। आज हमने देखा कि कैसे लगभग 1500 साल पहले एक 23 साल के युवा ने सिर्फ 108 श्लोकों में ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया बदल दिया। पाई के सटीक मान से लेकर ग्रहणों के वैज्ञानिक कारण तक, और ये क्रांतिकारी विचार कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। और ये एक जरूरी सवाल भी उठाता है। स्रोत के अनुसार आर्यभट्ट ने भागवत पुराण जैसी प्राचीन कहानियों को महज कथा न मानकर उनमें छिपे वैज्ञानिक रहस्यों को उजागर किया। ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारी दूसरी प्राचीन कथाओं और ग्रंथों में भी ऐसे ही वैज्ञानिक सत्य छिपे हो सकते हैं, जो बस एक नए तार्किक दृष्टिकोण का इंतजार कर रहे हैं।